हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपने स्थापना सीरीज में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का यह 18th लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। इन लेक्चर की मदद से आप प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी की तैयारी काफी आसानी से कर पाएंगे और क्वेश्चंस के नेचर को भी समझ पाएंगे। आज के लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस कर रहे हैं। इसका यह सेकंड पार्ट है। इसके पहले के लेक्चर में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया है। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपका पहला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको बताना है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2010 में यह सवाल पूछा गया है। आपके लिए ऑप्शन ए है, इट इनकरेजेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है, इट फैसिलिटेट्स द proper distribution of finances among the public sector undertakings. Option C है, it ensures transparency in financial administration. Option D है, none of the statements A, B, C given above is correct in the context. आपके तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये गलत हैं। इनमें से कोई भी फाइनेंस कमीशन का फंक्शन नहीं है। इनमें से किसी के लिए फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया काम नहीं करती है। तो आपका जो डी स्टेटमेंट है, जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के डिटेल को समझते हैं। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंतर्गत स्टैब्लिश किया जाता है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यह क्वासी जुडिशियल बॉडी है। हर 5 साल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश करते हैं और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि फाइनेंस कमीशन को पहले स्टैब्लिश करने की जरूरत है तो वो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं और इन सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और इनका जो भी टाइम फ्रेम होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कितने टाइम तक ऑफिस में सर्व करेंगे। इसके जो मेंबर हैं उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है कि पार्लियामेंट मेंबर के क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन करेगा। पार्लियामेंट बताएगा कि मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसके लिए पार्लियामेंट ने स्पेसिफाई किया है मेंबर और चेयरमैन का क्वालिफिकेशन, उसे देखते हैं। जो चेयरमैन होंगे वो पर्सन होंगे जिनको पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस हो, पब्लिक अफेयर्स का उनको नॉलेज हो, वो चेयरमैन बनाए जाएंगे। साथ ही साथ जो अदर 4 मेंबर होंगे उनमें से एक हाई कोर्ट के जज होंगे, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर जो अगले मेंबर होंगे उनको फाइनेंस का स्पेशल नॉलेज होगा, गवर्नमेंट के अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो मेंबर बन सकते हैं। जो दूसरे मेंबर होंगे वो होंगे फाइनेंशियल मैटर के जानकार और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर के एडमिनिस्ट्रेशन में। साथ ही साथ एक और जो मेंबर होंगे वो स्पेशल नॉलेज रखते होंगे इकोनॉमिक्स का। तो ये सारे मेंबर का क्वालिफिकेशन है जो चारों के चारों मेंबर होंगे। और जो चेयरमैन होंगे वो पब्लिक अफेयर्स में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप ध्यान रखिए, बिकॉज यूपीएससी डायरेक्ट इनसे सवाल बना सकती है। फाइनेंस कमीशन के फंक्शन को समझते हैं। फाइनेंस कमीशन का काम है प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल मैटर पर रिकमेंडेशन देना और वो मैटर क्या क्या है उसे देखते हैं। सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसकी प्रोसीड क्या होगी, यह रिकमेंड करता है वो प्रेसिडेंट को। साथ ही साथ स्टेट और सेंटर के बीच कितने टैक्स का एलोकेशन होगा यह भी वह रिकमेंड करता है। और ग्रांट इन एड के लिए क्या प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे सेंटर के द्वारा, यह भी यह प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कैसे बढ़ाया जाए इसे भी यह प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है। क्या क्या नेसेसरी एक्शन होने चाहिए उसके लिए प्रेसिडेंट को यह रिकमेंडेशन देता है। साथ ही साथ कंट्री के ओवरऑल फाइनेंस को कैसे ठीक किया जाए, क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए, इन सारे मैटर पे वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है। आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है उसका काम रिकमेंडेशन देना है, ना कि वो अलाउ करता है किसी चीज़ों के लिए। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इसे आपको ध्यान रखना है। जो फाइनेंस कमीशन है वो प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट सबमिट करता है और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी रखते हैं कि उनके रिकमेंडेशन पे क्या क्या एक्शंस लिए गए उसके बारे में। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसे आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, यूपीएससी ने इस पर बहुत बार सवाल पूछा है और आगे भी पूछ सकती है। अभी जो हमने डिस्कस किया इस पे काफ़ी अच्छा सवाल यूपीएससी ने
2000 में पूछा है, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज टू, आपका ऑप्शन ए है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, बी है प्रिपेयर द एनुअल बजट, सी है एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, और डी है एलोकेट फंड्स टू वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपको यह बताना है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है। जो ऑप्शन बी है ये गलत है, यह एनुअल बजट प्रिपेयर नहीं करता है। और जो ऑप्शन सी है यह भी गलत है, यह डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को फंड एलोकेट नहीं करता है। जो ऑप्शन ए है उसमें यह कहा गया है कि यह डिस्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू सेंटर स्टेट के बीच, नहीं, यह प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए, क्या प्रोसीड फॉलो करना चाहिए, तो यह भी गलत है, और वो भी सिर्फ टैक्स मैटर में। इसका जो मेन फंक्शन है वो फाइनेंशियल मैटर्स पे प्रेसिडेंट को एडवाइस करना है। यह फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का प्राइमरी गोल है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अभी हमने जस्ट इसे डिस्कस किया है। इसका आंसर है सी। फाइनेंस कमीशन पे एक और अच्छा सवाल यूपीएससी ने 2002 में पूछा है, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज रिकमेंड्स द प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यू टू द स्टेट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आपको यह बताना है कि कौन सी अथॉरिटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्टेट को ग्रांट इन एड के लिए रिकमेंडेशन करती है। हमने इसे डिस्कस किया है, वह बॉडी है फाइनेंस कमीशन। तो इसे आपको ध्यान रखना है, इसका काम रिकमेंडेशन का है, जो भी ग्रांट इन एड से रिलेटेड चीजें होंगी उसके लिए। तो ये काफी अच्छा सवाल था, इसे आपको ध्यान रखना है। फाइनेंस कमीशन के फंक्शन पे यूपीएससी ने 2003 में काफी अच्छा सवाल पूछा है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज आर। स्टेटमेंट 1 है to allow the withdrawal of money out of consolidated fund of India. Second statement है to allocate between the states and center the shares of proceeds of taxes. Statement third है to consider application for grants in aid from states. Statement 4 है to supervise and report on whether the union and state governments are levying taxes in accordance with the budgetary provision. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन फाइनेंस कमीशन का फंक्शन है। जो स्टेटमेंट 1 है कि यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ करने के लिए अलाउ करता है, ये गलत है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ करने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट अलाउ कर सकती है और कोई भी अथॉरिटी अलाउ नहीं करती है। तो ये अगर स्टेटमेंट गलत होता है तो ऑप्शन ए को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर ऑप्शन डी को एलिमिनेट आप कर सकते हैं। अब आपके पास बचा बी और सी, और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो दोनों में कॉमन है, तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। अब आप सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट से आंसर निकाल सकते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है टू एलोकेट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर्स द शेयर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, अभी हमने डिस्कस किया है कि जो भी टैक्सेस के प्रोसीड होते हैं सेंट्रल स्टेट के बीच कैसे शेयर होगा, और उसे एलोकेट करने का काम फाइनेंस कमीशन का है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। इस तरह से आपका आंसर निकलता है बी 2 और 3। तो बिना थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को जाने आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही है, यह कंसीडर करता है एप्लीकेशन को। जो स्टेट अगर एप्लीकेशन देते हैं ग्रांट्स इन एड के लिए तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है यह गलत है, यह सुपरवाइज नहीं करता है बजटरी प्रोविजन को। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया बी। आपका अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट 1993 हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन। 2004 में यह सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन इनमें से कौन हो सकता है। आपका ऑप्शन ए है एनी सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बी है एनी सर्विंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, सी है ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और डी है ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये फैक्चुअल सवाल है। अगर आपको ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते थे। इसका आंसर है ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी। सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन हो सकते हैं। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑल्दो इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको यह जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका आंसर है सी। इसके डिटेल को समझते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन के डिटेल को समझते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इस डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है। इसे 1993 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसे स्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो इसका भी नाम आप ध्यान रखें।
इस एक्ट को 2006 में एक बार अमेंड भी किया जा चुका है और एक और नया अमेंडमेंट लाया गया है 2018 में। इस बिल को अभी जस्ट लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी यह पास नहीं हुआ है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखें। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यह भारत में ह्यूमन राइट्स के लिए वॉचडॉग का काम करता है। इसका काम यह है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से हमें राइट्स मिले हुए हैं उसे लोगों को मिले, इंश्योर करता है कि लोगों का राइट्स वायलेट ना हो। साथ ही साथ जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन से राइट मिलते हैं उसे इन्फोर्स करने का काम भी भारत में इसी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसे समझते हैं। यह इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को इंश्योर करता है जिससे लोगों के ह्यूमन राइट्स को एड्रेस किया जा सके, और यह स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को भी सुनता है। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के किसी भी मशीनरी के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कंप्लेन आते हैं तो उसे यह सुनता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स को फॉलो करने के लिए जो भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं उन्हें यह स्ट्रेंथन करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। यह एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं। इसके चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके जो अदर मेंबर हो सकते हैं वह रिटायर जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही साथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं सर्विंग या रिटायर, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। जो 2 और मेंबर इसके हो सकते हैं वह एक्सपर्ट होने चाहिए ह्यूमन राइट्स के, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इसके फुल टाइम मेंबर्स हैं, जैसे कि एक्स ऑफिसियो मेंबर ये कहलाते हैं। ये हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससीज, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये सारे लोगों के जो चेयरमैन होते हैं, इन सारे बॉडीज के जो चेयरमैन हैं इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, बिकॉज कहीं से भी यूपीएससी सवाल बना सकती है। इसके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट को यह रिकमेंडेशन एक 6 मेंबर कमिटी करती है जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं। और इस कमिटी में लोकसभा के स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होते हैं, दोनों हाउसेज के अपोजिशन लीडर होते हैं और होम मिनिस्टर होते हैं। तो यह 6 मेंबर कमेटी प्रेसिडेंट को चेयरमैन का नाम रिकमेंड करती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसका जब मेंबर अपॉइंट किया जाता है तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। चेयरमैन और जो अदर मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और वह मैक्सिमम 70 वर्ष की आयु तक सर्व कर सकते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके सर्विस के बाद वह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनका जो सैलरी होता है और जो भी अलाउंसेज इन्हें दिए जाते हैं वो डिटरमाइन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इनके अपॉइंटमेंट के बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता है उनके डिसएडवांटेज के फेवर में। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी जो हमने डिस्कस किया है इसी पर यूपीएससी ने एक और सवाल 1999 में पूछा था। इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए और अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1 है, इट्स चेयरमैन मस्ट बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट हैज फॉर्मेशंस इन ईच स्टेट एज ह्यूमन राइट्स कमीशन। स्टेटमेंट 3 है, इट्स पावर्स आर ओनली रिकमेंडेटरी इन नेचर। फोर्थ स्टेटमेंट है, इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ वुमेन एज ए मेंबर ऑफ द कमीशन। आपको बताना है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, इसे अभी हमने डिस्कस किया कि इसके चेयरमैन का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना जरूरी है। तो अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो आपके ऑप्शन बी और सी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब जो इसका सेकेंड स्टेटमेंट है इसे देखते हैं, इट हैज फॉर्मेशंस इन ईच स्टेट एज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये गलत है, हर एक स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है, कुछ स्टेट है वहां नहीं भी है, तो इसलिए ईच स्टेट की बात की जा रही है। तो इसलिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है, तो आपका ऑप्शन ए भी गलत हो गया। इस तरह से आपने आंसर को ले लिया, डी है ये। तो देखिए आपको बस 2 स्टेटमेंट अगर पता थे तो आपके ऑप्शन निकल आते हैं। तो इसी तरह से यूपीएससी में भी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकालना है। अगर आपको नहीं भी पता था को जो इसका पावर है वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेटरी है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर है डी। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstaff.com पे विजिट करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इस पूरे लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं
और आप चाहें तो वहां अपना स्कोर भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।